जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है और नहीं पता है तो आप लोग जान लीजिए, बीए सेमेस्टर वाला चैनल पर आपके सारे सब्जेक्ट की और सारे सेमेस्टर की तैयारी ऑब्जेक्टिव और लिखित दोनों तरीके से कराई जाती है। तो एक बार चैनल पर विजिट करके अवश्य देख ले साथियों, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ, आज के इस क्लास के माध्यम से हम लोग कवर करेंगे बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर हिंदी। ठीक है, आपके पेपर का नाम है साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना। ठीक है, साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना। अच्छा, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है, इसमें जो 5th सेमेस्टर के बच्चे हैं, इनको हिंदी का 4 पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, HND 301, HND 302, HND 303 और HND 304। ये DDU जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है, इसका पेपर कोड है। ठीक है, 4 पेपर देने होंगे और ये साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना प्रथम है। ठीक है, क्या है? साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना ये प्रथम है, HND 301 है। इसके बाद यानी कल आपको HND 302 का क्लास कराया जाएगा। ठीक है, चलें। और मैं इसमें बात करूँ, ये मॉडल पेपर 1 है आपका। ठीक है, मॉडल पेपर 1 है, क्लास 1 है। इसमें आपके टॉप 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन आंसर रहेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट नोट्स के साथ। अच्छा, जो बच्चे प्रीवियस ईयर का क्लास देखे होंगे उनको पता होगा कि ये जो 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ये 60 नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें आपको नोट्स पढ़ाए जाते हैं। ये लगभग 100 प्लस होते हैं आपके। ठीक है, 100, 120 क्वेश्चन, 110 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन आपके होते हैं एक मॉडल पेपर में, क्योंकि यहाँ पर आपको नोट्स पढ़ाया जाता है साथियों। ठीक है, चले मैं बात करता हूँ एग्ज़ाम की। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होने वाला है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होता है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में इस बार लिखित हो गया है। और आपका राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में लिखित हो रहा है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी में लिखित हो रहा है। और कहीं भी यूनिवर्सिटी का मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आया है एग्ज़ाम को लेकर के। ठीक है, तो आप भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी रहें, चाहे उत्तर प्रदेश के किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हों, आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। आपका सिलेबस और जो आपके पेपर का नाम है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, चलें आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका पहला प्रश्न पूछा गया साथियों। अच्छा, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को आगे जरूर सेंड कर देंगे। इस तरह से शेयर बटन बना होगा। ठीक है, ये मॉडल पेपर जरूर सेंड कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, ताकि वो भी एग्जाम से पहले अच्छे से प्रिपरेशन कर सके। ठीक है, चले पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र कितने श्लोक हैं? यानी जो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा है, इसमें कितने श्लोक हैं? तो इसमें कुल 5000 श्लोक हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखें, अब यहाँ पर थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए, जो आपका नाट्य शास्त्र है, इस ग्रंथ को भरत मुनि ने लिखा था। ठीक है, इसे पंचम वेद माना जाता है नाट्य शास्त्र को। ठीक है, अच्छा, रसों की संख्या 8 मानी गई है। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितने माना है? 8 माना। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 8 मानी है। कौन कौन सी? श्रृंगार, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस और अद्भुत रस। ठीक है, अच्छा, इसमें अस्थाई भावों की संख्या भी 8 मानी गई है। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 2 आपका पूछा गया है, भरत ने, ठीक है, भरत ने अपने रस विवेचन में किस रस का स्थान नहीं दिया है? यानी जो भरत मुनि है, इन्होंने अपने रस विवेचन में किस रस को स्थान नहीं दिया है? शांत रस को, रौद्र रस को, भयानक रस को या फिर करुण रस को? तो इसमें साथियों जो शांत रस है, इसको भरत मुनि ने अपने रस विवेचन में कोई स्थान नहीं दिया है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है। देखिए, बहुत ही डीपली आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और मैं बता दे रहा हूँ, आपका नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा ज़्यादातर कॉलेज में, तो एग्ज़ाम से पहले आपको महासंग्राम रिवीजन क्लास भी मिलती रहेंगी। ठीक है, चलें आपका इसमें तीसरा प्रश्न पूछा गया है, भट्ट लोलाट का उत्पत्तिवाद का नाम है, क्या नाम है? तो आरोपवाद नाम है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ पर की पॉइंट दिया गया है, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखें, भट्ट लोल्लट, ठीक है, भट्ट लोल्लट उत्पत्तिवाद सिद्धांत को आरोपवाद भी कहा जाता है। यह सिद्धांत यानी भट्ट लोल्लट जो सिद्धांत है, भारतीय काव्यशास्त्र के रस निष्पत्ति से जुड़े विचारों में से एक है। ठीक है,
चौथा प्रश्न आपका पूछा गया है, शब्द के साक्षात सांकेतिक अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति कहलाती है। तो यह अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 5 आपका पूछा गया है, रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं राजशेखर, मम्मट, भरत मुनि या आचार्य दंडी। तो साथियों, जो आपके भरत मुनि हैं ये रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ पर की पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा। रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि हैं। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में रस का निष्पादन किया था। ठीक है, जैसा मैंने आपको पहले प्रश्न में पढ़ाया। ठीक है, चलिए छठवां प्रश्न है, इस ग्रंथ में रस को ब्रह्मानंद का समानार्थी कहा गया है। बताइए किस ग्रंथ में। तो जो तैतरीन उपनिषद है, इस ग्रंथ में रस को ब्रह्मानंद का समानार्थी कहा गया है। ए ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 6 का। चलिए सातवां प्रश्न आपका क्या पूछा गया भैया। सातवां प्रश्न है, यथा ही नाना व्यंजन संस्कृत तमन भुंजाना, यह कथन किसका है, यानी ये स्टेटमेंट किसने दिया था। तो भरत मुनि ने दिया था। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 8 पूछा गया है, आचार्य भरत मुनि का नाट्यशास्त्र में कितने अध्याय हैं। तो आचार्य भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में कुल 36 अध्याय हैं। ठीक है, 36। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 9 आपका क्या पूछा गया। अच्छा, आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आपके यूनिवर्सिटी से संबंधित न्यूज़ और जितने भी आपके क्लासेस कराई जाती हैं, आपके क्लासेस और आपके क्लासेस की जो पीडीएफ होती हैं वो भी आपको वीडियो के ठीक नीचे सेंड कर दी जाती हैं, ताकि आपको खोजने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें ये सारे आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलें प्रश्न नंबर, अच्छा जो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। ठीक है, प्लेलिस्ट का भी लिंक है और टेलीग्राम ग्रुप का भी है। ठीक है, और इंस्टाग्राम पर भी है मेरा लिंक, चाहे तो आप फॉलो भी कर सकते हैं। चलिए, आचार्य भरत के अनुसार रस कितने प्रकार हैं। तो आचार्य भरत के अनुसार जो रस के प्रकार हैं वह कितने हैं, बताइए। आचार्य भरत मुनि ने रस के कितने प्रकार बताए हैं, 8 प्रकार बताए हैं। ठीक है, अभी मैंने ऊपर आपको पढ़ाया। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 9 का। चलिए 10 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, धन्यवलोक किस शताब्दी का ग्रंथ है। धन्यवलोक 9वीं शताब्दी का ग्रंथ है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 11 आपका पूछा गया है, प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है। संयुक्त ध्वनि, सम्मोत ध्वनि, युग्मक ध्वनि या इनमें से कोई नहीं। तो प्रसन्नता शब्द में जो ध्वनि है साथियों वह युग्मक ध्वनि है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 12 आपका क्या पूछा गया है, रूपक के भेद नहीं है। नाटक, प्रस्थान, प्रकरण या प्रहसन, इनमें से कौन रूपक का भेद नहीं है, बताइए। बिल्कुल, प्रस्थान जो है रूपक का भेद नहीं है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अब रूपक के कौन कौन से भेद होते हैं सर जी, ये बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए रूपक के कुल 10 भेद होते हैं। पहला है रूपक, दूसरा है नाटक, तीसरा है प्रकरण, चौथा है भाड़, पांचवा है व्यायोग, छठा है समवकार, सातवां है ऋम, आठवां है इहामृग, नवां है अंकविधि और 10वां है प्रहसन। ठीक है, चलें 13वां प्रश्न आपका पूछा गया है, रूपक के भेद माने जाते हैं 10, 8 या 9। तो अभी मैंने आपको क्या बताया है, रूपक के कुल 10 भेद हैं और 10 भेदों के नाम मैंने आपको बता दिए। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 14 आपका पूछा गया है, उपरूपक के भेद हैं 18, 9, 10 या 12। तो उपरूपक के जो भेद होते हैं कुल 18 भेद होते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 15 आपका क्या पूछा गया है, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा, इसे देखें। भाषा में उच्चारण के आधार पर ध्वनि के कितने भेद हैं। तो भाषा में उच्चारण के आधार पर जो ध्वनि के भेद हैं कुल 2 भेद होते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 15 का। प्रश्न नंबर 16 आपका पूछा गया है, आनंदवर्धन ने ध्वनि के कितने भेद माने। तो जो आनंदवर्धन है इन्होंने ध्वनि के 3 भेद माने हैं। ठीक है, आपका ध्वनि के 3 भेद माने हैं। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब आनंदवर्धन ने ध्वनि के 3 भेद माने, तो वो कौन कौन सी ध्वनि है। तो पहला है वस्तु ध्वनि, दूसरा है अलंकार ध्वनि और तीसरा है रस ध्वनि। ठीक है, आनंदवर्धन ने ध्वनि के 3 भेद माने, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रस ध्वनि। प्रश्न नंबर 17 आपका पूछा गया है, आचार्य भोजराज ने किस सप्तची के ध्वनि से अभिन्न माना है।
तो तात्पर्य, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। जो आचार्य भोजराज हैं इन्होंने तात्पर्य सप्तची के ध्वनि से अभिन्न माना है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब 18 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, मूलतः रस की संख्या मानी गई है। ठीक है, यहाँ पूछा क्या गया है, मूलतः। ठीक है, मूलतः अगर देखा जाए तो रस की संख्या कुल 9 है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 19 क्या पूछा गया है, अस्थाई भाव के उद्बोधक कारण को कहते हैं। तो जो अस्थाई भाव का उद्बोधक कारण होता है उसे विभाव कहते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 20 पूछा गया है, विभाव के प्रकार हैं। विभाव के आलंबन विभाव, अच्छा विभाव दो प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। चलिए 21 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, जिसका सहारा पाकर अस्थाई भाव जागते हैं उस विभाव को कहते हैं। तो उसे आलंबन विभाव कहते हैं। ठीक है, जिसका सहारा पाकर अस्थाई भाव जागते हैं, जगते हैं या फिर जागते हैं, उसे आलंबन विभाव कहते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन राइट है आपका। इन सभी को आपने काफ़ी अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न है, नहीं पढ़ा है तो आप लोग पढ़ लीजिए आपसे। आलंबन विभाव होते हैं 2 प्रकार के, 4 प्रकार के, 6 प्रकार के या 7 प्रकार के। तो जो आलंबन विभाव होते हैं यह 2 प्रकार के होते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। अब ये 2 प्रकार के आलंबन विभाव कौन कौन से हैं, बहुत ही ध्यान से देखेंगे आप लोग। देखें, आलंबन विभाव के 2 भेद होते हैं, एक होता है आश्रय और दूसरा होता है विषय। जिस व्यक्ति या पात्र के हृदय में भावों की उत्पत्ति होती है उसे आश्रय कहते हैं। वहीं जिस विषय वस्तु के प्रति मन में भावों की उत्पत्ति होती है उसे विषय कहते हैं। प्रश्न नंबर 23 आपका पूछा गया है, प्लेटो का जन्म कब हुआ। तो जो प्लेटो हैं इनका जन्म हुआ था 428 ईसा पूर्व में। ठीक है, ए ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 23 का। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे। पूछता है प्लेटो का जन्म कहाँ हुआ था, तो एथेंस या एजिना में हुआ था। ठीक है, पूछता है प्लेटो का वास्तविक नाम क्या है, अरिस्टोकल्स। ठीक है, अच्छा पूछता है प्लेटो के पिता का नाम क्या है, अरिस्टोन, और माता का नाम क्या है, पेरिक्टोन। ठीक है, चलें प्रश्न नंबर 24 पूछा गया है, राजनीतिक दर्शन का पिता किसे कहा जाता है। राजनीतिक दर्शन का पिता प्लेटो को कहा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 25 है, प्लेटो का वास्तविक नाम क्या था। देखें यहाँ पर प्रश्न पूछ लिया ना, प्लेटो का वास्तविक नाम क्या है, एरिस्टोक्लीज। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा कहीं कहीं यहाँ पर आपको जो नाम है वो इसमें थोड़ा सा जो शब्द है ये थोड़ा चेंज देखने को मिलता है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे, बाकी आपका सेम ही होता है। चले, प्लेटो को प्लेटो की उपाधि दी थी, किसने दी थी भैया, तो जो सुकरात हैं इन्होंने प्लेटो को प्लेटो की उपाधि दी थी। ये ऑप्शन आपका राइट है। एग्जाम में आपके प्रश्न पूछा जाता है प्लेटो के गुरु कौन है, तो प्लेटो के गुरु सुकरात हैं। प्रश्न नंबर 27 आपका पूछा गया है, प्लेटो की सबसे महत्वपूर्ण रचना कौन सी है। तो द रिपब्लिक प्लेटो की सबसे महत्वपूर्ण रचना है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 28 आपका क्या पूछा गया है, प्लेटो के अनुसार एक आदर्श की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। प्लेटो के अनुसार एक आदर्श की जनसंख्या 5040 होना चाहिए। सी ऑप्शन राइट है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, लगभग हर साल पूछा जाता है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 29 आपका है, अच्छा जो लोग पॉलिटिकल साइंस लिए होंगे या फिर सोशियोलॉजी लिए होंगे वो जरूर प्लेटो को पढ़ रहे होंगे, ये क्वेश्चन वो कहीं ना कहीं जरूर देखे होंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अलंकारों को वेद का 7वां अंग किसने माना। तो जो अलंकार हैं इसको वेदों का 7वां अंग जो माना गया है वह राजशेखर के द्वारा माना गया है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 30 आपका पूछा गया है, उपमा को संपूर्ण अलंकार की जननी किसने घोषित किया। तो जो उपमा है संपूर्ण अलंकार की जननी यह राजशेखर ने घोषित किया है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 31 आपका पूछा गया है, अरस्तु ने एक शैक्षणिक संस्था खोली जिसका नाम था। तो जिसका नाम था लीसेयूम। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, जो अरस्तु हैं इन्होंने एक स्कूल खोला था, शैक्षणिक संस्थान। ठीक है, स्कूल खोला था, तो वो स्कूल का नाम था ये। ठीक है, लीसेयूम।
क्योंकि आपके एग्जाम में प्रश्न को किसी भी तरीके से तोड़ मरोड़ के पूछता है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 32 है, वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया? तो जो आपके अरस्तु हैं इन्होंने वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। ए ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चले अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखेंगे, जो अरस्तु हैं निकोमाचियन एथिक्स के बुक वी में वितरण न्याय की अवधारणा को प्रस्तुत किया, ठीक है। समझ में आया नहीं आया? देखिए जो अरस्तु हैं, ठीक है, ये एक बुक है। अच्छा, जो अरस्तु हैं ये एक नाम है निकोमाचियन एथिक्स, इनका एक बुक है निकोमाचियन, ठीक है, निकोमाचियन एथिक्स का एक बुक है बुक वी, इसमें न्याय की अवधारणा को प्रस्तुत किया था अरस्तु ने, ठीक है। चलें प्रश्न नंबर 33 है, संत थॉमस नहीं बल्कि अरस्तु ही पहला उदारवादी था, यह कथन है? तो यह कथन बारकर का है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 34 क्या पूछा गया है? कानून समस्त वासनाओं से मुक्त विवेक है, यह कथन है? तो यह कथन है अरस्तु का। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 35 आपका पूछा गया है, निम्न में से कौन अरस्तु की पुस्तक नहीं है? तो देखिए दो, जो इसमें से द प्रिंस है ये अरस्तु की पुस्तक नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाकी रिटारिक, एथिक्स और पॉलिटिक्स ये अरस्तु की पुस्तक है। अच्छा सर जी, द प्रिंस बहुत ही फेमस पुस्तक है, ये किसकी है? देखें, द प्रिंस इटली के नौकरशाह और राजनीतिक चिंतक निकोलो मैकियावेली की राजनीतिक कृति है, बहुत ही फेमस पुस्तक है, आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक है। द प्रिंस बहुत ही फेमस पुस्तक है पॉलिटिकल और सोशलॉजी में, ठीक है। मूल रूप से यह प्रिंसिपैटिबस थी, जो 1532 में मैकियावेली की मृत्यु के 5 साल बाद प्रकाशित हुई थी। आपके एग्जाम में पूछा जाता है द प्रिंस का प्रकाशन कब हुआ था? 1532 में। प्रश्न नंबर आपका 36 है, 36 नंबर, मिमेसिस शब्द के लिए हिंदी में अनुकरण शब्द का प्रयोग किया गया है, अंग्रेजी में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो यह अंग्रेजी में इमिटेशन शब्द का प्रयोग किया गया है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 37 आपका पूछा गया है, हमें अरस्तु का अंधानुकरण नहीं करना चाहिए, ठीक है, बल्कि उसकी विवेकपूर्ण समीक्षा करके ही उसके मतों को स्वीकार करना चाहिए, किसका कथन है? यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में गलती हो गई है, ठीक है, बल्कि उसकी होगी, ठीक है, बल्कि उसकी विवेकपूर्ण समीक्षा करके ही उसके मतों को स्वीकार करना चाहिए। तो यह जो कथन है विवेश का है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 38 है, 38 नंबर, निम्न में कौन प्लेटो की रचना नहीं है? स्टेटसमैन, पॉलिटिक्स, रिपब्लिक या फिर लाज? तो देखें 38 में जो स्टेटसमैन है ये आपके प्लेटो की रचना नहीं है। पॉलिटिक्स, रिपब्लिक और लाज ये सभी प्लेटो की रचनाएं हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 38 का, ठीक है। अब ध्यान रखेंगे प्लेटो की कौन कौन सी रचनाएं हैं। देखें प्लेटो की कुछ रचनाएं ये हैं, ठीक है, कौन कौन से? रिपब्लिक है, योन है, सिम्पोजियम है, फीडो है, फ्रिट्स है, एपोलॉजी है, ठीक है, स्टेटसमैन है और आपका क्रिटियस है, लाज है, क्लाइसिस है, ये सभी प्लेटो की रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 39 है आपका, किसने प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु कहा? तो देखिए जो कार्ल पॉपर थे इन्होंने प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु कहा है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 40 आपका पूछा गया है, न्याय सामाजिक भी है और व्यक्तिगत भी, यह संबंधित है, तो यह प्लेटो से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 41 है आपका, राज्य एक संपूर्ण समुदाय है, यह कथन है? यह कथन अरस्तु का है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 42 है, राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, यह कथन है? तो ये जो स्टेटमेंट है, ठीक है, यह कथन है यानी स्टेटमेंट, तो ये अरस्तु का है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 43 आपका पूछा गया है, अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व है, अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व विकास का परिणाम है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 44 है,
राज्य जीवन के लिए में आया और एक सॉरी राज्य जीवन के लिए आया और अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व में बना हुआ है। यह कथन है, यह कथन अरस्तू का है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 45 है, किसने अरस्तू को मध्यम वर्ग का दार्शनिक कहा? तो साथियों जो आपके इसमें फेटलिन है, इन्होंने अरस्तू को मध्यम वर्ग का दार्शनिक कहा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 46 है आपका, आनुपातिक समानता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? आनुपातिक समानता का जो सिद्धांत है यह अरस्तू ने प्रतिपादित किया। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 47 है, क्रियात्मक कला की शुरुआत 1857 ईस्वी में फ्रेंच लेखक फ्लावर की प्रसिद्ध रचना मदान बाबेरी के प्रकाशन से हुई। तो यह यथार्थवाद, ठीक है। अच्छा, प्रश्न समझ में आया नहीं होगा, देखिए मैं बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। जो यथार्थवाद है, तो यथार्थवाद क्रियात्मक कला की शुरुआत 1857 ईस्वी में फ्रेंच लेखक फ्लावर की प्रसिद्ध रचना मदान बाबेरी के प्रकाशन से हुई है, ठीक है। आप समझ में आया? ए ऑप्शन आपका राइट है। देखिए जो अगर आप 5th सेमेस्टर में है, आपके जो प्रश्न का लेवल है थोड़ा ऊपर रहेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। 48 नंबर प्रश्न है आपका, स्वच्छंदतावाद किस वर्ष तक चरमोत्कर्ष पर था? तो यह आपका था भैया 1800 से लेकर के 1850 ईस्वी तक। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 49 पूछा गया है, जादुई यथार्थवाद शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया? तो सबसे पहले क्रेज रोह ने, ठीक है, क्रेज रोह ने जादुई यथार्थवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 50 आपका पूछा गया है, शास्त्रवाद के आलोचक में सर्वप्रथम हैं। शास्त्रवाद के आलोचक में सबसे पहला जो है वह टी.एस. इलियट हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 51 आपका पूछा गया है, टी.एस. इलियट को किस रचना पर 1948 में नोबेल पुरस्कार मिला? सॉरी इसके लिए, ठीक है। तो जो टी.एस. इलियट है भैया, इनकी जो रचना है द वेस्टलैंड, इसके लिए इनको 1948 में नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ पर की पॉइंट दिया गया है, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा बारीकी से। द वेस्टलैंड टी.एस. इलियट द्वारा लिखी गई 434 पंक्तियों की एक आधुनिक कविता है जो पहले सन 1922 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 52 है आपका, अजबीपन किसकी रचना में नहीं मिलता? अजबीपन जो है साथियों यह किट्स की रचनाओं में नहीं मिलता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 53 पूछा गया है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो आप सभी लोग जानते हैं, ये कक्षा 7-6 से आप पढ़ते आ रहे हैं कि हिंदी का जो प्रथम मौलिक उपन्यास है वह परीक्षा गुरु है। और ये आप यह भी जानते होंगे कि इसके लेखक कौन है। नहीं जानते हैं तो आप लोग जान लीजिए। देखें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मुताबिक लाला श्रीनिवास दास ने लिखा परीक्षा गुरु हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। यह उपन्यास 25 नवंबर 1882 को लिखा गया था। लाला श्रीनिवास दास भारतेंदु युग के प्रसिद्ध नाटककार थे। प्रश्न नंबर 54 आपका पूछा गया है, दीप जले शंख बजे विधा है, रेखा चित्र है, ललित निबंध है, यात्रा वृत्तांत है या संस्मरण है? तो दीप जले शंख बजे यह संस्मरण है। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 54 का। प्रश्न नंबर आपका 55 पूछा गया है, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे। दुलाई वाली किस विधा की रचना है? दुलाई वाली कहानी विधा की रचना है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। चलें, अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे, इसको लिखा किसने था? दुलाई वाली कहानी है जिसे राजेंद्र बाला घोष यानी बंग महिला ने लिखा था। यह कहानी साल 1907 में प्रकाशित हुई थी। दुलाई वाली यह 1907 में प्रकाशित हुई थी। किसने लिखा है? राजेंद्र बाला घोष ने। प्रश्न नंबर 56 पूछा गया है, काशी नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक हैं। तो इसके संस्थापक हैं श्याम सुंदर दास। अच्छा, 3 लोगों ने मिलकर काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की थी। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। तो वो 3 लोग कौन कौन थे और इसकी स्थापना कब हुई थी यह भी पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना
क्वींस कॉलेज वाराणसी के 3 छात्रों ने की थी, बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह। ठीक है। अच्छा, इन तीनों छात्रों ने मिलकर 16 जुलाई 1893 को नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। इस संस्था के पहले अध्यक्ष कौन थे भैया? भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई बाबू राधा कृष्ण दास। ठीक है। चले, बहुत ही लंबा रिश्ता है भैया, ध्यान रखेंगे इन सभी लोगों को। प्रश्न नंबर 57 है आपका, ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं। ब्राह्मण पत्र के संपादक प्रताप नारायण मिश्र हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ प्रश्न पूछा जाता है कि ब्राह्मण पत्र के जो संपादन है वो किस सन में हुआ था, तो ध्यान रखेंगे आप लोग। देखें, ब्राह्मण पत्र के संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे। ठीक है भैया। उन्होंने 15 मार्च 1883 से कानपुर से इस पत्र का संपादन शुरू किया था। यह पत्र भारतेंदु युग की प्रमुख पत्रिका थी। ठीक है। पूछता है ब्राह्मण पत्र ठीक है किस जिले से प्रकाशित होती थी? उत्तर प्रदेश के, तो कानपुर जिले से। ठीक है। कब हुई थी? 15 मार्च 1883। प्रश्न नंबर 58 है, कुटच निबंध संग्रह के लेखक हैं। कौन है? देखिए, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ये कुटच निबंध संग्रह के लेखक हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 59 पूछा गया है, निम्न में से कौन पत्रिका नहीं है? इंदु, भारत दुर्दशा, सरस्वती या आनंद कादम्बनी। तो भारत दुर्दशा पढ़ते ही आपके दिमाग में आ गया होगा कि ये जयशंकर प्रसाद का एक नाटक है भारत दुर्दशा। ठीक है। तो ये एक पत्रिका नहीं है, यह एक नाटक है। बाकी इंदु, सरस्वती और आनंद कादम्बनी ये क्या है? ये सभी आपकी पत्रिका है। ठीक है। भारत दुर्दशा जो है किसके द्वारा लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। इसके लिए सॉरी। ठीक है। भारत दुर्दशा किसने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ठीक है। वेरी वेरी सॉरी। देखिए, भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया एक हिंदी नाटक है। यह नाटक साल 1888 में लिखा गया था। ठीक है। भारत दुर्दशा किसने लिखा? भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा 1888 में। प्रश्न नंबर 60 है, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है? हिंदी गद्य की विधा है। यानी भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है? ये जो ये हिंदी की एक रचना है, और ये जो रचना है वह किस विधा की है? तो ये जो रचना है वह निबंध विधा है। ठीक है। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है? यह निबंध विधा है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, यह निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था। यह निबंध दिसंबर 1884 में हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करेंगे 6 सेमेस्टर के लिए, और आप इस क्लास को आगे ज़रूर शेयर करिएगा। एक लाइक ज़रूर कर देंगे दोस्तों, ताकि यूट्यूब इस क्लास को आगे रिकमेंड करे। ठीक है। चलें, जल्दी मिलते हैं आपके मॉडल पेपर 2 में। ठीक है। यानी HND जो आपका HND 302 है, इस वाले क्लास को लेकर के हम लोग आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।